गैमेट स्टडी सेंटर आप सभी प्रतियोगियों का एक बार पुनः स्वागत करता है। हम लोग जो है यूपी टीजीटी परीक्षा में सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत इतिहास में पीवाईक्यू पर हल कर रहे हैं, पीवाईक्यू पर डिस्कशन कर रहे हैं। आज उसी कड़ी में हम लोग जो है वर्ष 2005 के प्रश्न लेंगे। प्रश्न प्रारंभ करने से पहले मेरा आप से एक परंपरागत सुझाव निवेदन है कि गैमेट स्टडी सेंटर के इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए। जिन लोगों ने तक सब्सक्राइब किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ वीडियो देखने के उपरांत अपना फीडबैक लाइक और कमेंट के माध्यम से अवश्य दें। आगे हम लोग जो है बात करेंगे कि आपकी परीक्षा बहुत नज़दीक है और मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोग अपनी तैयारी को गति दिए हुए हैं। गति देने में हर वीडियो में हर क्लास में मैं एक बात करता हूं कि रिवीजन पर जोर दीजिए। आपको कहीं पर खड़ा करके अगर पूछ लिया जाए इस प्रश्न का उत्तर क्या है तो आपको विकल्प देखने की ज़रूरत ना पड़े। इस तरह से तैयारी करिए और अपनी सफलता 100% कर लीजिए। और आपको अपनी तैयारी में किसी भी तरह की शिथिलता नहीं लानी है। तो आज हम लोग जो है वर्ष 2005 में जो परीक्षा थी इतिहास विषय में जो प्रश्न आए थे उन्हीं पर करेंगे और आज प्रारंभ के 20 क्वेश्चन लेंगे। तो विलंब ना करते हुए, आपके समय को खराब ना करते हुए हम लोग तत्काल शुरू करते हैं। चलिए आइए, आज का जो है प्रश्न नंबर 1 है जो भाग 1 से है। आपको पहले से ही विदित है कि इसमें 2 भाग होते हैं। पहले भाग में 4 प्रश्न होते हैं, 4 में से 1 आपको लेना होता है। हम लोग इतिहास विषय का एक प्रश्न लिए हैं। प्रश्न है गिरनार शिलालेख संबंधित है। विकल्प हैं रुद्रसेन द्वितीय से, रुद्रदमन से, रुद्रसेन प्रथम से, खारवेल से। तो बताइए गिरनार शिलालेख। आप लोगों ने जूनागढ़ का गिरनार अभिलेख या जूनागढ़ अभिलेख के बारे में सुना होगा, जो एक शक शासक थे ना, उन्हीं का है। और एक चीज़ आपको याद करा दें, जब आपने चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ा होगा, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। अशोक के बारे में पढ़ा होगा, सुदर्शन झील से जो है उन्होंने नहर निकलवाई। तो आपने रुद्रदामन के बारे में ही पढ़ा होगा कि एक बार जब जलप्लावन होने के कारण, बाढ़ आने के कारण जब सुदर्शन झील टूट गई थी तो उसका निर्माण अपने पैसे से करवाया था। तो वह व्यक्ति कौन था? रुद्रदामन था, जिसका रुद्रदमन लिखा हुआ है। इसलिए गिरनार अभिलेख है, गिरनार शिलालेख किसका है? रुद्रदमन फर्स्ट या रुद्रदामन का है। किसका है? रुद्रदामन का है। क्लियर, ठीक है। तो आइए इनके बारे में और जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको समझ लिया जाए। यह समझना है कि किस वंश से संबंधित थे, उस वंश के संस्थापक कौन थे, फिर इनके पिताजी कौन थे, फिर इनके शासनकाल में क्या क्या हुआ है। आइए, इस शकों के सौराष्ट्र एवं मालवा के कार्दमक वंश का संस्थापक चेस्टन था। कौन था? एक कार्दमक वंश जो है मालवा और सौराष्ट्र में, उसके संस्थापक कौन थे? चेस्टन थे। और उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? उज्जैन में। सौराष्ट्र वाला एरिया है पश्चिम का, मालवा और सौराष्ट्र का, उनकी राजधानी उज्जैनी थी। चेस्टन के बाद उनका जो पौत्र है रुद्रदामन, कौन है? चेस्टन का पौत्र है, वह शासक बना, महाक्षत्रप बना। क्यों? क्योंकि चेस्टन के जो पुत्र थे जयदामन, उनका निधन पहले ही हो गया था। इसी रुद्रदामन का जो जूनागढ़ से ना, जूनागढ़ है गुजरात में, संस्कृत में, किस भाषा में? संस्कृत में लिखित गिरनार पहाड़ी है। उसी गिरनार पहाड़ी पर गिरनार शिलालेख प्राप्त हुआ है, जो शक संवत 72 या 150 ईस्वी सदी का है। यह एक प्रशस्ति के रूप में है। कोई भी शिलालेख अगर प्रशस्ति के रूप में होगा
तो वह निश्चित तौर पर उस शासक के क्या करेगा, विजय, व्यक्तित्व, कृतित्व इत्यादि का वर्णन अवश्य करेगा। चाहे एहोल का, पुलकेशिन का द्वितीय का एहोल अभिलेख देख लीजिए, समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति देख लीजिए, सब अपने शासकों की प्रशंसा बहुत बढ़ चढ़ के करते हैं। क्लियर। इसमें इसके अतिरिक्त रुद्रदामन के बारे में जानकारी के लिए एक और अभिलेख है अंधौ, कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी से मिला अंधौ अभिलेख और कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं। ये हो गया इनसे इनके वंश के बारे में। अब आइए रुद्रदामन शासन कब से कब तक किया था, 130 ईस्वी से 150 ईस्वी तक। जूनागढ़ अभिलेख कहें चाहे गिरनार अभिलेख कहें, दोनों एक ही बात है, ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार सभी जातियों के लोगों ने रुद्रदामन को अपना रक्षक चुना तथा उसने महाक्षत्रप की उपाधि स्वयं धारण की। लोगों ने उसको शासक बनाया, यह बात कहता है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख से के अनुसार रुद्रदामन ने नर्मदा तट, मालवा, उत्तरी कोंकण, काठियावाड़, मारवाड़, साबरमती तट, निचली सिंधु घाटी आदि पर विजय प्राप्त की। वो सब स्थान दिए हैं जहां पर उसने विजय प्राप्त की। रुद्रदामन ने 7 वाहन शासक थे, नाम सुना होगा, वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी, और वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी को रुद्रदामन ने 2 बार पराजित किया, लेकिन संबंध की निकटता होने के कारण उन्होंने जो है मृत्युदंड उसको नहीं दिया पुलुमावी को। वो संबंध की निकटता क्या है इसकी जानकारी मिलती है कन्हेरी अभिलेख से। किस अभिलेख से? कन्हेरी अभिलेख से। इससे ज्ञात होता है पुलुमावी का विवाह रुद्रदामन की पुत्री, रुद्रदामन की कन्या से हुआ था। मतलब पुलुमावी रुद्रदामन का दामाद था, इसलिए पराजित करने के उपरांत भी उसको मृत्युदंड नहीं दिया। आगे बढ़े। गिरनार अभिलेख के अनुसार सुदर्शन झील, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, अशोक ने जिससे नहर निकलवाई थी, उसका बांध रुद्रदामन के समय भारी वर्षा के कारण टूट गया था। ऐसे में रुद्रदामन ने जनता पर बिना कोई अतिरिक्त कर लगाए अपने व्यक्तिगत कोष से धन देकर सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल थे सुविशाख, कौन थे राज्यपाल उस समय? सुविशाख के निर्देशन में पहले से 3 गुना अधिक मजबूत बांध बनवाया। ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, इसलिए इसको स्किप आप नहीं कर सकते हैं, समझ गए। गिरनार अभिलेख में उसे क्या कहा गया है? भ्रष्ट राज प्रतिष्ठापक। क्या कहा गया? भ्रष्ट राज प्रतिष्ठापक। मतलब संभवतः उसने पराजित राजाओं के राज्य पुनः लौटा दिए, जैसा कि कालांतर में समुद्रगुप्त करता है। समुद्रगुप्त के जो प्रयाग प्रशस्ति देखेंगे उसमें प्रसभोद्धरण की नीति का पता चलता है, ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति का पता चलता है। तो उस तरह से समुद्रगुप्त से पहले ही किसने किया था? रुद्रदामन ने। रुद्रदामन ने अनेक स्वयंवरों में भाग लेकर अनेक राजकुमारियों का पाणी ग्रहण किया, मतलब विवाह किया। वह वैदिक धर्मानुयायी था। संस्कृत भाषा को उसने राजाश्रय प्रदान किया। अब ये हो गया। अब ये समझा जाए कार्दमन वंश का या पश्चिम में जो शक थे उनका अंतिम शासक कौन था ना, परीक्षा उपयोगी तथ्य है, जानना जरूरी है। पश्चिम भारत के अंतिम शासक थे रुद्र सिंह तृतीय, और गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसे परास्त कर पश्चिमी भारत से शक सत्ता का उन्मूलन कर दिया। शकों पर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की विजय के बाद ही चंद्रगुप्त ने व्याघ्र शैली के और चांदी के सिक्के चलाए, साथ में सकारी और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ये आपको पता है, परीक्षा उपयोगी तथ्य है। अब आगे चलते हैं हम लोग इससे आगे अगले प्रश्न पर, जो भाग 2 शुरू हो जाता है। प्रश्न है 2, 1793 ईस्वी में बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू करने वाले का नाम था। गवर्नर जनरल का नाम पूछ रहा है
इसने अस्थाई बंदोबस्त लागू किया। विकल्प एक है लॉर्ड कॉर्नवालिस, दूसरा है वारेन हेस्टिंग, तीसरा है सर जॉन शोर, चौथा है जेम्स ग्रांट। देखिए इसमें क्या है, 1793 कह रहा है, तो आप कार्यकाल समझ लेंगे किसका है ना, उससे उत्तर निकल जाएगा। दूसरा क्या है कि जब 1765 के बाद दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिल गया, कंपनी को मिल गया, उसके बाद उन लोगों ने क्या किया, लगान वसूली के लिए भूधृत पद्धतियां, राजस्व नीति लाए। शुरू में परीक्षण और प्रयोग का दौर चलता रहा, फिर बाद में 3 तरीके या 3 नीतियां स्पष्ट रूप से सामने आती हैं। उसमें एक था अस्थाई बंदोबस्त, दूसरा था रैयतवाड़ी व्यवस्था, तीसरा था महलवाड़ी व्यवस्था। इसमें पूछ रहा है अस्थाई बंदोबस्त, तो अस्थाई बंदोबस्त को लागू करने वाला, प्रारंभ करने वाला जो गवर्नर जनरल था उसका नाम है कॉर्नवालिस, इसलिए विकल्प 1 सही है। आइए इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं, क्योंकि परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता रहता है। चलिए, कहाँ कहाँ लगा था अस्थाई बंदोबस्त समझिए। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर पश्चिमी प्रांत के बनारस खंड और उत्तरी कर्नाटक में भू राजस्व का अस्थाई बंदोबस्त, इसी कहते हैं जमींदारी व्यवस्था, इसी कहते हैं इस्तमरारी व्यवस्था, इसी कहते हैं एब्सेंटी लॉर्ड लैंडलिज्म व्यवस्था। ये सब यहाँ लागू था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर पश्चिम प्रांत में बनारस का खंड और उत्तरी कर्नाटक में। ये परीक्षा में पूछता है कि अस्थाई बंदोबस्त कहाँ कहाँ लागू था, रैयतवाड़ी कहाँ कहाँ लागू थी, महलवाड़ी कहाँ कहाँ लागू थी। अगला पूछता है कि कंपनी के अधीन या अंग्रेजी सत्ता के अधीन कितने प्रतिशत भाग पर अस्थाई बंदोबस्त था, कितने प्रतिशत भाग पर रैयतवाड़ी व्यवस्था थी और कितने प्रतिशत भाग पर महलवाड़ी व्यवस्था थी। तो देखिए 19% भूमि पर क्या था, जमींदारी व्यवस्था थी। इसे 1793 में गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस ने प्रारंभ किया था। अब समझ लें, इस व्यवस्था के आने से पहले बहुत से परीक्षण और अशुद्धि का दौर चला। ट्रायल एंड एरर मेथड अपनाए गए, 1 वर्षीय, 3 वर्षीय, 5 वर्षीय, इस तरह की व्यवस्थाएं अपनाई गई। फिर अस्थाई बंदोबस्त लाया गया, तो क्या क्या डिस्कशन हुए, तो डिस्कशन के बिंदु देख लेते हैं क्या हो सकता है। लगान व्यवस्था से संबंधित समस्याएं निम्नलिखित थी, इन्हीं समस्याओं का निराकरण करके एक नई व्यवस्था लाना था। समझौता किससे किया जाए, अर्थात जमींदार से समझौता किया जाए कि किसान से किया जाए। राज्य को पैदावार का कितना भाग लगान के रूप में प्राप्त हो, मतलब अगर किसान खेती कर रहे हैं तो राज्य कितना प्रतिशत, कितना भाग ले, इस पर विचार करना था। दूसरा, समझौता अस्थायी रूप से किया जाए या कुछ वर्षों के लिए किया जाए ना, कि 4 वर्ष 5 वर्ष के लिए कर लें, फिर समझौता बदलें, कर को बढ़ाएं। ये 3 प्रश्न थे, किसके साथ किया जाए, कितने पर किया जाए, कितने समय तक के लिए किया जाए। अब इस पर जो है विचार करने के लिए 3 व्यक्तियों का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, चार्ल्स ग्रांट, जॉन शोर और लॉर्ड कॉर्नवालिस। इन तीनों में मतैक्य नहीं था, मतभेद था। ये 3 हैं कौन, देखिए, जो जॉन शोर थे राजस्व बोर्ड के प्रधान थे, चार्ल्स ग्रांट थे रिकॉर्ड कीपर थे, और कॉर्नवालिस के बारे में पता ही आपको, गवर्नर जनरल थे। आइए देखते हैं कि ये लोग क्या क्या विचार रखते हैं। चार्ल्स ग्रांट का मानना था कि जो संपूर्ण भूमि है वो सरकार की है, जमींदार की नहीं है। और जो जमींदार हैं या किसान हैं वो क्या है, कर संग्रह करता है, वो कर इकट्ठा करते हैं। इसलिए चार्ल्स ग्रांट ने कहा कि समझौता आप किसी से भी कर सकते हो, चाहे जमींदार से कर लिए चाहे किसान से। देखिए, संग्रहकर्ता से अधिक नहीं है, सरकार उन्हें अपनी इच्छा से हटा सकती है। ऐसी स्थिति में सरकार जमींदार या किसान किसी से भी समझौता कर सकती है। ये बात किसने कहा, चार्ल्स ग्रांट ने। जॉन शोर जो है इंग्लैंड में एक जमींदार था,
उसका विचार समझिए। इनका कहना था भूमि के मालिक जमींदार हैं और राज्य केवल उनसे लगान का कुछ अंश या कुछ भाग प्राप्त कर सकता है। भूमि के मालिक सरकार नहीं है, कौन है? जमींदार हैं। समझ रहे हैं? जमींदारों के अधिकार वंशानुगत है, पीढ़ी दर पीढ़ी है। इस विचार से समझौता केवल जमींदारों से होना चाहिए, ये कहना था जॉन सोर का। कॉर्नवालिस जॉन सोर के विचारों से सहमत था और उसने जमींदारों के साथ ही बंदोबस्त करने का निर्णय लिया। क्लियर हुआ कि समझौता किससे किया जाए, किसान से या जमींदार से? तो इस डिस्कशन में फाइनल हो गया कि समझौता किससे करना है? जमींदार से करना है। अगला था लगान की राशि ना, कितना लिया जाए। लगान की राशि के संदर्भ में चार्ल्स ग्रांट और जॉन सोर में मतभेद था। चार्ल्स ग्रांट के अनुसार लगान निश्चित करने के लिए आधार वर्ष 1765 जब दीवानी प्राप्त हुई थी उस समय कितना लगान था? 1765 में हुए पैदावार और वसूल किया हुआ लगान होना चाहिए। बात हम लोग 1790 में कर रहे हैं और चार्ल्स ग्रांट कह रहे हैं कि 1765 की उपज ले लीजिए। ठीक, अब आगे देखिए जॉन सोर क्या कहते हैं। इनका मानना था जो तत्कालीन वर्षों में संग्रहित राशि ही लगान हो सकती है। समझ रहे हैं? जो वर्तमान में राशि इकट्ठा हो रही है उसको बेस माना जाए, आधार माना जाए, सही भी प्रतीत होता है कंपनी के फायदे के लिए। कॉर्नवालिस ने जॉन सोर का समर्थन किया और अस्थायी बंदोबस्त 1790-91 में वसूल किए गए लगान के आधार पर किया गया, जो 2,68,00,000 रुपए थी। 2,68,00,000। यह आंकड़ा इसलिए आपके सामने प्रस्तुत है क्योंकि परीक्षा में विकल्प में दिया है कि 1790-91 में कितनी लगान वसूली गई थी। आधार क्या था? 2,68,00,000। अब बंदोबस्त अवधि के संबंध में चार्ल्स ग्रांट और जॉन सोर का भी मतभेद था। मत एक था, बंदोबस्त अवधि के संबंध में इनमें मतभेद नहीं था। दोनों कह रहे थे कुछ वर्षों के लिए किया जाए, परंतु इस विषय में कॉर्नवालिस इनके विरुद्ध था और वह अस्थायी बंदोबस्त के पक्ष में था। समझ के डिस्कशन का। अब पूरे डिस्कशन से क्या क्या निकला? पहला ये निकला समझौता किसके साथ किया जाए? जमींदारों के साथ में। दूसरा क्या निकला कि आधार वर्ष किसको माना जाए? तो 1790-91 को माना जाए। अगला ये तीसरा अस्थायी किया जाए, कुछ वर्षों के लिए किया जाए। तो यहाँ क्या निष्कर्ष निकला? अस्थायी रूप से किया जाए। अब इसके बाद हुआ क्या कि शुरू में 1790 में इसको 10 वर्षों के लिए किया गया, लेकिन शीघ्र ही 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने इसको अस्थायी बंदोबस्त में तब्दील कर दिया, बदल दिया। उद्देश्य समझते हैं, सरकार क्यों जो है जमींदारों से लगान इकट्ठा करने के लिए व्यवस्था कर रही थी, अस्थायी बंदोबस्त क्यों कर रही थी? इसके उद्देश्य थे अस्थायी राजस्व की प्राप्ति करना। अगर हमारे जमींदारों से व्यवस्था हो गई तो जमींदार अस्थायी रूप से उनसे वसूलेंगे, किसानों से उनसे प्राप्त कर लेंगे। अगला था प्रशासनिक सुविधा के लिए। प्रशासनिक सुविधा क्या थी? कॉर्नवालिस को यह एहसास था कि कंपनी के अधिकारियों के पास ना तो क्षमता है ना प्रशासनिक अनुभव जिसके द्वारा सीधे किसानों से बंदोबस्त कर सकें। न क्षमता है ना अनुभव है कि डायरेक्ट जाकर किसानों से हम वसूली करेंगे, इसमें व्यय भी अधिक होगा और भ्रष्टाचार होने की संभावना भी बढ़ेगी, इसलिए जमींदार से कर लिया जाए। राजनैतिक रूप से एक समर्थक वर्ग तैयार करना चाहते हैं, समर्थक वर्ग का विकास करना था। वह इसलिए कि अगर जन प्रतिरोध होता है, लोगों का विरोध होता है तो ये खड़े रहेंगे। इसीलिए इन्हीं जमींदारों के बारे में कैनिंग ने कहा था 1857 के विद्रोह में, तूफान में तरंग अवरोध का कार्य किया। ये जो इनके लक्ष्य थे कि राजनीतिक रूप से वर्ग तैयार करना था, इससे कृषि का विकास होगा। इनका यह मानना था कि जैसे इंग्लैंड में
जमींदार किसी विकास में रुचि लेते हैं, उर्वरक का प्रयोग करते हैं, उस तरह से यहाँ भी होगा। जमींदारों को किस क्षेत्र में नए प्रयोग, उर्वरक के प्रयोग आदि का अवसर मिलेगा। और कृषि के विकास से क्या होगा, कृषक भी संतुष्ट और समृद्ध होंगे, जनता भी सुखी और समृद्ध होगी। यह व्यवस्था औपनिवेशिक उद्देश्यों की पूर्ति का माध्यम बनेगी, क्योंकि यह भारतीय जमींदारों की पूंजी को भूमि में ही निवेश करने को बाध्य करती है। इससे व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में भारतीय प्रतिस्पर्धा कम होगी और ब्रिटिश को लाभ होगा। समझ गए? उनका यह कहना था जो नए जमींदार वर्ग पैसे वाले उत्पन्न होंगे वो अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, जमीन में करेंगे। समझ रहे हैं? जमीन में करेंगे, व्यापार में नहीं करेंगे। इसलिए जो ब्रिटिश व्यापार है वह फलता फूलता रहेगा, उसको कंपटीशन देने के लिए भारत में कोई वर्ग तैयार नहीं होगा। यह भी इसका उद्देश्य था। विशेषता क्या थी अस्थायी बंदोबस्त की? कॉर्नवालिस ने लगान वसूल करने का अधिकार जमींदारों को दिया। 1790 में वार्षिक लगान के स्थान पर 10 वर्षीय लगान की व्यवस्था लागू की। फिर कॉर्नवालिस ने 1793 में इसको अस्थायी कर दिया। जमींदारों को भूस्वामी बना दिया गया, भूमि पर उनका पैतृक अधिकार हो गया। भू स्वामित्व का अधिकार भू राजस्व की अदायगी था। मतलब अगर भू राजस्व अदा कर रहे हैं तो भूस्वामी हैं, नहीं अदा कर रहे हैं तो भूस्वामी नहीं है। भू स्वामित्व का अधिकार भू राजस्व की अदायगी था। उस समय तक उन्हें उनकी भूमि से पृथक नहीं किया जा सकता था जब तक कि वे अपना निश्चित लगान सरकार को देते रहें। और जमींदारों के लिए एक सूर्यास्त कानून, सनसेट लॉ पूछा गया है परीक्षा में। सनसेट लॉ क्या है? तो एक जो है सूर्यास्त कानून बनाया गया था। यह नियत तिथि है। इस तिथि को जब तक सूर्यास्त नहीं हो जाता है, सूर्यास्त होने से पहले तक अगर आप लगान जमा कर देते हैं तो आपकी जमींदारी कंटिन्यू रहेगी, सतत चलती रहेगी। अन्यथा आपकी जमींदारी लेकर के नीलाम करके ऊंची बोली लगाने वाले किसी अन्य को दे दी जाएगी। पूर्व निर्धारित तिथि से सूर्यास्त तक जमींदारों ने सरकार को लगान नहीं दिया तो उन्हें भू स्वामित्व से वंचित कर भूमि को नीलाम करने का प्रावधान था। बात हो गई। अब एक प्रश्न है कि जो भू राजस्व वसूल करते थे जमींदार, तो जमींदारों का कितना हिस्सा था और सरकार का कितना हिस्सा था ना, जानना जरूरी है। वसूले गए लगान का 10/11 भाग जमींदार के पास और 1/11 भाग सरकार को प्राप्त होता था। अब आपको अस्थायी बंदोबस्त, उद्देश्य, प्रक्रिया, डिस्कशन पता चल गया है। इसमें 2 और मामले हैं। अस्थायी बंदोबस्त से सरकार को क्या लाभ हुआ, सरकार को क्या हानि हुई, जनता को क्या हानि हुई, इसका परिणाम क्या हुआ, इन सब की चर्चा किसी अन्य प्रश्न में कर लेंगे। लेकिन अगर आपको रैयतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी व्यवस्था के बारे में और अच्छे से जानना है तो पीजीटी 2003 का जो तीसरी क्लास है उसमें प्रश्न संख्या 75 है। गवर्नमेंट स्टडी सेंटर के प्लेलिस्ट पर प्रवक्ता पर जाइए, उसको देखिए। उन दोनों के बारे में आपकी स्पष्टता और बढ़ेगी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र था। विकल्प 1 है सूरत, विकल्प 2 है मुंबई में, विकल्प 3 है मद्रास में, विकल्प 4 है कलकत्ता में। बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है। देखिए हुआ क्या था कि 1611 ईस्वी में मसूली पट्टनम में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री स्थापित की। उसके बाद 1613 ईस्वी में सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। अब कह रहे हैं प्रथम व्यापारिक केंद्र ना, और विकल्प में मसूलीपट्टनम नहीं है तो आपको सूरत लगा देना है। विकल्प 1 सही है। अगर इसी में सूरत और मसूलीपट्टनम दोनों होता तो आपको सूरत के स्थान पर मसूलीपट्टनम को लगाना था, लगाना चाहिए। ठीक। और इसलिए अगर वो कहे उत्तर भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री तो निर्विवाद रूप से सूरत है, उसमें आपको कहीं कोई समस्या नहीं है। आप कतई ना सोचिए, सूरत लगा दीजिए। उत्तर भारत बात कर रहा है। अगर भारत की बात कर रहा है
और उसे मछलीपट्टनम है तो सूरत से स्किप करके तुरंत मछलीपट्टनम पहुंच जाइए। तो ये तो हो गया आपके प्रश्न का उत्तर ना। अब इसको देखिए, समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े ना, उसको समझना होगा। उसको समझने के लिए हमको चलना होगा इंग्लैंड के सम्राट, ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत है कैप्टन विलियम हॉकिंस। आइए वहीं चलते हैं हम लोग। 1608 ईस्वी में जेम्स प्रथम के दूत कैप्टन विलियम हॉकिंस, ठीक, हेक्टर रेड ड्रैगन नामक जहाज से सूरत पहुंचा। समझ गए? देखिए 1608 में पहुंचा है, लेकिन वो चला था 1605 में। एक पत्र जेम्स प्रथम ने दिया था अकबर के लिए, ठीक है, लेकिन 1605 में सत्ता किसके पास चली जाती है? जहांगीर के पास में। पत्र लेके चला था पिता के लिए, आके दिया पुत्र जहांगीर को। ये तथ्य भी कभी इधर उधर करता है तो आपको पता रहना चाहिए। इसमें देखिए कब आया? 1608 में। किसका दूत है? जेम्स प्रथम का। कौन था? कैप्टन हॉकिंस था। और पूछा है किस जहाज से आया है। समझ रहे हैं? तो जहाज का क्या नाम है? रेड ड्रैगन या हेक्टर। और कहाँ पहुंचा? सूरत पहुंचा। और उसके बारे में एक बहुत अच्छी बात थी, वह तुर्की और फारसी बोल लेता था। इससे क्या फायदा होगा? तुर्की फारसी बोल लेगा, उससे फायदा ये होगा कि उसको वार्ता करने के लिए मुगल सम्राट से दुभाषी की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो डायरेक्ट बात कर लेगा ना। तो वह तुर्की और फारसी भाषा का ज्ञाता था। अब पहुंचा है 1609 ईस्वी में। और जहांगीर का दरबार उस समय कहाँ था? 1609 में आगरा में। तो अगर प्रश्न ये बोले जहांगीर से सबसे पहले हॉकिंस कहाँ मिला था, तो कहाँ मिला था? आगरा में मिला था। जहांगीर ने क्या किया? हॉकिंस का मित्रवत स्वागत किया, मित्र की तरह स्वागत किया। 4000 का मनसब दिया। एक अगला क्वेश्चन है, 4000 का मनसब किसको दिया था? खान की उपाधि दी। कुछ मत छोड़िएगा, आपकी परीक्षा बहुत नजदीक है। समझ रहे हैं? आगरा में बसने के लिए एक जागीर दी। उसने बादशाह से सूरत में एक फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। किसने? कैप्टन विलियम हॉकिंस ने। लेकिन सूरत में तो पुर्तगालियों का जमावड़ा था। उन्होंने विरोध किया, दर्ज किया विरोध। फलतः जो है जहांगीर ने वापस ले लिया अपने फरमान को, और सूरत में अंग्रेजों की फैक्ट्री स्थापित नहीं हो पाई। तब अंग्रेजों ने सोचा कि जब तक हम सूरत से पुर्तगालियों को बाहर नहीं कर देंगे, तब तक हमको सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने में सुविधा नहीं होगी, फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति नहीं मिलेगी, सफल नहीं होंगे। तो अब ये सब तो चल रहा था। 8 में चला, 9 में मिला, फिर 11 में जो है विलियम हॉकिंस मुगल दरबार आगरा से वापस चला गया। अब इसके वापस जाने के बाद 1611 में अंग्रेज गतिविधियां प्रारंभ करते हैं कि पुर्तगाली को सूरत से हटाएं। उसके लिए क्या करते हैं? 1611 में कैप्टन मिडल्टन ने गुजरात के स्वाली में पुर्तगाली जहाजी बेड़े को पराजित किया। एक बार प्रश्न बन चुका है कि स्वाली में जब पुर्तगालियों को हराया गया था तो कैप्टन कौन था? कैप्टन कौन था? मिडल्टन। क्लियर? कोई समस्या बताइएगा। 1612 में अंग्रेजी जहाज ड्रैगन और एक छोटा जहाज था ओसियंडर को लेकर कैप्टन बेस्ट ने सूरत में पुर्तगालियों को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया। कैप्टन बेस्ट ने। अब क्या हुआ? इससे सूरत में पुर्तगालियों का प्रभाव समाप्त हो गया। फिर 1613 में जहांगीर ने पुनः अंग्रेजों को सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने के लिए फरमान जारी कर दिया। और टॉमस एल्डवर्थ वहां थे। कौन थे? टॉमस एल्डवर्थ के अधीन एक अस्थायी फैक्ट्री सूरत में बन गई। और यह उत्तर भारत में स्थापित होने वाली पहली फैक्ट्री थी। जितने तथ्य हैं उतने प्रश्न हैं, इसलिए अच्छे से इसको समझिएगा। आगे चलें। चलिए
क्वेश्चन नंबर 4 है, मुगल सम्राटों में चित्रकला का पारखी था। विकल्प 1 अकबर, विकल्प 2 शाहजहां, विकल्प 3 जहांगीर, विकल्प 4 हुमायूं। कौन था बताइए चित्रकला का? अभी आपने पिछला हम लोगों किया था स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसके पीरियड को माना जाता है? शाहजहां के पीरियड के, ओबियस है। उसी तरह से चित्रकला के क्षेत्र में स्वर्णकाल वह व्यक्ति है, वह शासक है, वह बादशाह है जिसने अपनी आत्मकथा तुजु के जहांगीरी में लिखा है कि अगर कोई चित्र है उसको कोई जीवित या मृत चित्रकार बनाता है, या किसी चित्र के हाथ को कोई और बनाए, गर्दन को कोई और बनाए, तो मैं ये बता सकता हूं कि कौन से अंग को, कौन से चित्र को किसने बनाया है। और वह शासक था तुजु के जहांगीरी का लेखक। कौन था? जहांगीर। इसलिए विकल्प 3 सही है। आइए, जब चित्रकला का स्वर्ण काल है तो उस स्वर्ण काल में कौन कौन से प्रसिद्ध चित्रकार हैं? नादिर अस्र की उपाधि किसकी है? नादिर उज्जमा की उपाधि किसकी है? उन सबको समझते हैं। आइए, जहांगीर का काल मुगल चित्रकला के चरमोत्कर्ष का काल था। जहांगीर ने हेरात के एक प्रसिद्ध चित्रकार थे अकारिजा के नेतृत्व में आगरा में चित्रणशाला की स्थापना कराई। क्लियर हो गया? आगरा में एक चित्रणशाला किसके नेतृत्व में? अकारिजा के। ठीक। जहांगीर चित्रकला का पारखी था। उसने अपनी आत्मकथा तुजु के जहांगीरी में लिखा है, कोई भी चित्र चाहे वह किसी मृतक व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, समझ गए, मृतक व्यक्ति द्वारा या फिर जीवित व्यक्ति द्वारा, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूं कि यह किस चित्रकार की कृति है। ये है उसका पारखीपन। यदि कोई सामूहिक चित्र है तो मैं उसके चेहरे पृथक पृथक कर यह बता सकता हूं कि प्रत्येक अंग किस चित्रकार ने बनाया। समझ गए? जहांगीर चित्रकला के मामले में कितना पारखी था। जहांगीर के काल में हस्तलिखित ग्रंथों की विषय वस्तु को चित्रकारी के लिए प्रयोग की पद्धति को समाप्त करके, पहले क्या होता था कि चित्रकारी के लिए क्या सुलेखन का प्रयोग होता था, आयतें लिख दी, अरबी में लिख दी जाती थी। अब जहांगीर के समय एक ड्रास्टिक चेंज आता है। वह चेंज क्या होता है? सुलेखन जो लिखा जाता था उसके स्थान पर छवि चित्र, प्राकृतिक दृश्यों एवं व्यक्तियों के जीवन से संबंधित चित्रण की परंपरा प्रारंभ हुई। इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, 2-3 बार समझ लीजिएगा। समझ रहे हैं? जहांगीर काल के प्रमुख चित्रकार कौन थे पता होना चाहिए आपको। फारूक बेग, बिशनदास, उस्ताद मंसूर, दौलत, मुराद, तुलसी, गोवर्धन, मनोरथ, अबुल हसन इत्यादि। और भी हैं लेकिन इतने मुख्य हैं। अबुल हसन के बारे में जानिए, अंडरलाइन कर लीजिए। जहांगीर का सर्वप्रिय चित्रकार था। कौन? अबुल हसन। जहांगीर ने उसे दिया था नादिर उज्जमा। किसकी उपाधि दिया था? नादिर उज्जमा की। जहांगीर के दरबार में प्राकृतिक विषयों पर चित्रण के लिए उस्ताद मंसूर प्रसिद्ध था। कौन? उस्ताद मंसूर प्रसिद्ध था। जहांगीर ने उसे नादिर उल अस्र, युग का दुर्लभ की उपाधि दी। अबुल हसन को नादिर उज्जमा और मंसूर को नादिर उल अस्र की उपाधि दी। वह सर्वश्रेष्ठ पक्षी विशेषज्ञ था। एक प्रश्न बना है, चित्रकारों में पक्षी विशेषज्ञ कौन था? कौन था? उस्ताद मंसूर था। उसके द्वारा जेबरा का चित्र, बंगाल का अनोखा पुष्प, नील गाय, ट्यूलिप पुष्प, बाज का चित्र एवं साइबेरिया का सारस चित्रित किया गया। एक बार जो है जहांगीर ने कहा कि कश्मीर के जो फूल है ना उनका चित्र बनाओ मंसूर। तो मंसूर ने कश्मीर में पाए जाने वाले 100 फूलों का चित्र बनाकर जहांगीर बादशाह के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया। आप समझिए, चित्रकला में, प्राकृतिक दृश्यों के प्रदर्शन में मंसूर कितना बड़ा उस्ताद था। बिशनदास के बारे में जानिए। छवि चित्र विशेषज्ञ था। जहांगीर ने 1619 ईस्वी में अपने दूत आलम खां के साथ
फारस के शाह अब्बास प्रथम के दरबार में कहाँ तक जाइए, उनके और उनके संबंधियों के चित्र बना करके लाइए ना। ये कौन था? बिशनदास। यह भी परीक्षा में प्रश्न बन चुका है। आइए अगला हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। सर टॉमस रो को दूत के रूप में भेजा गया था औरंगजेब के दरबार में, जहांगीर के दरबार में, शाहजहां के दरबार में, अकबर के दरबार में। ठीक, पहले तो जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन विलियम हॉकिंस। देखिए एक ही परीक्षा में लगातार दोनों दूत आ गए जो एक के बाद एक आते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि 1611 ईस्वी में विलियम हॉकिंस चला जाता है। उसके बाद फिर जो है 1618 ईस्वी में, 1616 ईस्वी में आते हैं कौन? टॉमस रो, और अपने साथ लाते हैं अपने गुरु टेरी को भी। और ये 3 वर्ष तक रहते हैं। कब तक? 3 वर्ष तक रहते हैं। और वो 3 वर्ष अपना बिताते हैं अजमेर में, मांडू में और इलाहाबाद में। और उस समय जो है बादशाह थे अजमेर में, वहीं अजमेर में ही टॉमस रो से उनकी मुलाकात होती है। और वो बादशाह कौन थे? जहांगीर थे। इसलिए विकल्प 2 सही है। 3 वर्ष रहने के बाद उनको कोई सफलता नहीं मिलती, व्यापारिक अधिकार जो प्राप्त करना चाहते नहीं मिलता है, तो 1619 में वापस चले जाते हैं। यह है आपका प्रश्न नंबर 5। अब इसको देखिए और अच्छे से समझना है तो यूपी टीजीटी जो प्लेलिस्ट है उसके वर्ष 2001 के जो पहली क्लास थी, प्रश्न संख्या 15, गैमेट स्टडी सेंटर पर जाइए, वो प्ले लिस्ट लगाइए और टॉमस रो के बारे में महत्वपूर्ण बातें आप देख लीजिए। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस कला का गंधार कला पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा था? नंबर 1 पारसी कला का, दूसरा सीथियन कला का, तीसरा यूनानी कला का, चौथा बैक्ट्रियन कला का। गंधार कला कुषाण काल में विकसित हुई थी, पश्चिमोत्तर में विकसित हुई थी, और पश्चिमोत्तर में यह जो है यूनानियों की कला से प्रभावित थी। विषय भारतीय थे लेकिन उसका ओरिएंटेशन, प्रदर्शन समझ रहे हैं कैसा था? यूनानी था। इसलिए देखिए यूनानी कला का प्रभाव पड़ा, इसलिए विकल्प 3 सही है। इसलिए इस कला को क्या कहते हैं? इंडो ग्रीक कहते हैं ना, इंडो बुद्धिस्ट कहते हैं। और साथ में रोमन का भी प्रभाव पड़ा है, लेकिन सर्वाधिक प्रभाव किसका है? यूनानी कला का है। ये देखिए गंधार शैली में भारतीय विषयों को यूनानी ढंग से व्यक्त किया गया है। इस पर रोमन कला का भी प्रभाव स्पष्ट है। इसका विषय केवल बौद्ध है, इसी कारण से कभी कभी इस कला को यूनानी बौद्ध मतलब ग्रीको बुद्धिस्ट, इंडो ग्रीक अथवा ग्रीको रोमन कला भी कहा जाता है। यह कला कुषाण शासक कनिष्क के संरक्षण में विकसित हुई। इसके बारे में और बेहतर आपको जानना चाहिए, और इसको जानने के लिए गैमेट स्टडी सेंटर के यूपीटीजीटी प्लेलिस्ट पर जाइए। वर्ष 2004 की जो पुनर्परीक्षा की पहली क्लास थी, क्वेश्चन नंबर 18 था, उसको देखिए। गंधार कला शैली के बारे में आपके विचार, आपकी जानकारी और मजबूत होगी। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 7 है, महाभाष्य के रचनाकार हैं। नंबर 1 पाणिनि, नंबर 2 कात्यायन, नंबर 3 सांध्यकर नंदी, नंबर 4 पतंजलि या पतंजलि ना। ये कह रहे हैं महाभाष्य। महाभाष्य के रचनाकार कौन है? तो महाभाष्य के जो रचनाकार हैं, हम लोगों ने पहले जो प्रश्न कर रहे थे तो पढ़ा था कि मौर्य वंश के अंतिम शासक जो है बृहद्रथ की 184 ईसा पूर्व में हत्या करके शासक बने पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग के जो पुरोहित थे वो कौन थे? पतंजलि थे। और यह भी पता चला है धनदेव के अवध्याभिलेख से उनका सामंत था कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। उन यज्ञों में पुरोहित का काम पतंजलि ने किया था। इन्होंने व्याकरण पर लिखा है महाभाष्य। इसलिए विकल्प 4 पतंजलि का महाभाष्य प्रसिद्ध है। पाणिनि का अष्टाध्यायी है ना, कात्यायन का वार्तिक है, सांध्यकर नंदी का उत्तर रामचरितम है। ये सब आपको पता है, आ भी चुका है।
अब आइए प्रश्न नंबर 8 पर। निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। नंबर 1, भारत के प्राचीनतम सिक्कों पर कोई अभिलेख नहीं है। नंबर 2, सातवाहनों ने शीशे के सिक्के ढलवाए थे। नंबर 3, गुप्त शासकों ने रुपयक नामक चांदी के सिक्के ढलवाए थे। चौथा, भारत में स्वर्ण सिक्कों का चलन हर्षवर्धन द्वारा आरंभ किया गया। इसमें कह रहा है सत्य कथन का चयन कीजिए। समझ रहे हैं? सत्य कथन का चयन कीजिए। देखिए, अब हम लोग देखते हैं इसमें से कौन सा कथन सत्य है। हर कथन का परीक्षण कर लेते हैं। भारत के प्राचीनतम सिक्कों पर कोई अभिलेख नहीं है ना। भारत के जो प्राचीनतम सिक्के हैं उनको क्या कहते हैं? पंच मार्क्ड ना सिक्के। या आप लोगों ने आहत सिक्कों का नाम सुना होगा ना। आहत सिक्के क्या होते थे? चांदी के बने होते थे, उस पर जो ठप्पा लगा दिया जाता था और उस पर कोई लेख नहीं था। लेख तो जब इंडो ग्रीक आए हैं, हिंद यूनानी आए हैं, तब से सिक्कों पर लेख लिखा जाने लगा। कह रहा है कोई लेख नहीं है। ये बात एकदम सही है। समझ रहे हैं? सातवाहनों ने शीशे के सिक्के ढलवाए। हाँ, सातवाहनों ने शीशा, पोटीन, चांदी। और एक महत्वपूर्ण बात, सातवाहन थे जो फर्स्ट टाइम शीशे के सिक्के जारी करवाए हैं, इसलिए ये बात भी सही है। गुप्त शासकों ने रुपयक नामक चांदी के सिक्के ढलवाए थे। इनके चांदी के सिक्कों को रूपक या रुपयक कहते थे, ये भी बात सही है। आगे कह रहे हैं भारतवर्ष में स्वर्ण सिक्कों का चलन हर्षवर्धन द्वारा आरंभ किया गया। सोने के सिक्के कह रहे हैं कौन प्रारंभ किया? हर्षवर्धन। एक गलत है, क्योंकि सोने का सिक्का सबसे पहले भारत में कुषाण शासकों ने करवाया था। और कुषाणों में अगर विकल्प में कनिष्क प्रथम है तो आपका उत्तर यही लगेगा। इसलिए सही कथन जो है इसमें जो चयन करना है भारतवर्ष में, देखिए इस प्रश्न में थोड़ा सा ये है कि कोई अभिलेख ए सही कथन है, ए सही कथन, ए सही कथन है। इसको थोड़ा संशोधित कर लीजिए, कौन सा गलत कथन है। समझ रहे हैं? तो गलत कथन यही चौथा है और ये तीनों कथन जो है ऊपर के सही है, इसलिए विकल्प 4 जो है सही है। इस प्रश्न में थोड़ा संशोधन है, आप लोग इसको एडजस्ट करिए। आगे आइए समझ लेते हैं भारत के तेजी से ना, क्योंकि अभी चर्चा हो चुकी है। भारत के प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के या पंचमार्ग सिक्के कहा जाता है। इन पर कोई लेख अंकित नहीं होते हैं। ये सिक्के अधिकतर चांदी के बने होते हैं जिन पर ठप्पा मारकर अलग से चिन्हांकित किया जाता है। ये सिक्के कब के हैं? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। हिंद यूनानियों ने सर्वप्रथम लेख युक्त सिक्कों का प्रचलन किया। इसको दिमाग में एकदम घुसा लीजिए कि किसने सर्वप्रथम लेख युक्त सिक्के जारी किए। सातवाहनों ने शीशा, चांदी, तांबा, पोटीन के सिक्के जारी किए। शीशे का सिक्का सबसे पहले सातवाहनों ने चलाया, बात हो चुकी है। गुप्त शासकों का चांदी का सिक्का रुपयक या रूपक था, तो सोने का क्या था? दिनार था। तांबे का सिक्का जो गुप्त काल में था कांकड़ या मासक था। चांदी और तांबा का मिश्रित दरब नामक सिक्का चलाते थे। भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का कुषाण वंश के शासकों ने चलाया। उनका प्रचलन सर्वप्रथम कनिष्क प्रथम ने किया है। आपका जो प्रश्न आता है उसमें बिमकट फिसस रहते हैं, क्योंकि कनिष्क प्रथम विकल्प में नहीं रहता है, इसलिए उसको लगाते हैं हम लोग। क्लियर? कोई संशय होगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, समुचित उत्तर आपको मिलेगा, कन्फ्यूजन दूर किया जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 9 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूटों में से उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। सूची 1 में कृषि मिशन, गांधी जिन्ना वार्ता, शिमला कॉन्फ्रेंस, कैबिनेट मिशन दिया है और वो कब हुए थे ये दिया है। कृषि मिशन सबको पता है 1942 किसमें है? तीसरे में, तो यहाँ हम लोग तीसरा कर देते हैं। ठीक। गांधी जिन्ना वार्ता कब होता है? 1944 में, जब राजा जी फार्मूला आता है, उस फार्मूले पर जब जिन्ना सहमत नहीं होते तो गांधी जी उनको सहमत कराने के लिए ये वार्ता करते हैं। इसी में
वार्ता के दौरान गांधी जी जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि देते हैं। तो इसमें कौन सा है? पहला है 1945। शिमला कॉन्फ्रेंस 45 में है, 1945। चौथे विकल्प में है। कैबिनेट मिशन पर 1946 है, दूसरे विकल्प में है। तो अब देखिए 3-1-4-2, 3-1-4-2, ये विकल्प नंबर 4 है। 3-1-4-2 यही आपका सही है। ठीक, आइए उसको समझ लेते हैं वो सब क्यों हुए थे। क्रिप्स मिशन आया था 22 मार्च 1942 को द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए। अमेरिका और अन्य देशों ने जब ब्रिटेन पर दबाव डाला था तो क्रिप्स मिशन भेजा। गांधी जिन्ना वार्ता 1944 में राजगोपालाचारी फार्मूले पर सहमत करने हेतु गांधी और जिन्ना के मध्य वार्ता हुई थी। शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ था जून जुलाई 1945 ईस्वी में। बेबल योजना के तहत कार्यकारिणी परिषद के पुनर्गठन हेतु शिमला में सम्मेलन हुआ था, जिसमें जो है जिन्ना अड़ गए थे कि मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि किसको माना जाए? मुस्लिम लीग को। कैबिनेट मिशन प्लान आया 16 मई 1946 ईस्वी को। इस मिशन ने भारत में तत्काल एक अंतरिम सरकार की स्थापना, संविधान सभा का गठन और संविधान हेतु एक योजना प्रस्तुत की। आपको डिटेल में इसलिए बता रहे हैं कि आप PYQ के साथ में अपनी थ्योरी भी कंप्लीट कर लीजिए। आपको इससे संबंधित जो भी चीजें होंगी आपको बुक नहीं पलटना है, यहीं से आपको मिल जाएंगे। आप परीक्षा में जाएंगे तो यहाँ से आपको क्वेश्चन दिखेगा। समझ रहे हैं? आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 10 है, नेहरू की अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री का नाम था। विकल्प 1 मोहम्मद इकबाल, विकल्प 2 मोहम्मद अली, विकल्प 3 सर सैयद अहमद खां, विकल्प 4 लियाकत अली खां। इनके बारे में पता है स्वतंत्रता के बाद में क्या बनते हैं पाकिस्तान में? ये विकल्प 4 सही है इसमें। अब देखिए इस सही से काम नहीं चलना है। काम कैसे चलना है कि कभी पूछ लेगा कि रक्षा मंत्री कौन थे ना, कभी पूछ लेगा कि उसमें जो जवाहरलाल नेहरू थे वो किस पद पर थे। समझ रहे हैं? कभी पूछ ले विधि मंत्री कौन थे मंडल के बारे में ना। राजेंद्र प्रसाद को कौन सा मंत्रालय पोर्टफोलियो मिला था। आइए एक बार जो है एक टेबल के माध्यम से समझ लेते हैं तुरंत, विलंब ना करके। चलिए, सदस्य और विभाग ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, इस पर ध्यान दीजिएगा। प्रधानमंत्री नहीं थे, जो कार्यकारी परिषद बनी थी उसके क्या थे? उपाध्यक्ष थे। यह जो है प्रश्न बन चुका है परीक्षाओं में। विदेश मामले तथा राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले देखते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। गृह सूचना प्रसारण विभाग, रियासत संबंधित मामले बलदेव सिंह, नाम से लग रहा है तगड़े हैं, रक्षा मंत्रालय। जान मथाई उद्योग तथा आपूर्ति। सी राजगोपालाचारी शिक्षा विभाग। CH भाभा कार्य खनन तथा बंदरगाह। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि। अरोड़ा आसफ अली रेल विभाग। जगजीवन राम श्रम विभाग। लियाकत अली वित्त विभाग। यही तो आपका क्वेश्चन था ना, दिस इज योर क्वेश्चन, है कि नहीं? चलिए, II चुंद्रीगढ़ वाणिज्य। जोगेंद्रनाथ मंडल विधि। गजनफर अली खां स्वास्थ्य। अब्दुल रब नस्तर संचार। इस तरह से 1946 में अंतरिम सरकार बनी थी, उसके मंत्रियों का पोर्टफोलियो हम लोगों ने देख लिया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह घोषणा की थी। विकल्प 1 है जवाहरलाल नेहरू ने, 2 है भगत सिंह ने, 3 है सुभाष चंद्र बोस ने, 4 है चंद्रशेखर आजाद ने। इसको आप लोग 15 अगस्त 26 जनवरी जब भाषण होता है, कोई न कोई वक्ता जरूर बोलता है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह बात कही थी सुभाष चंद्र बोस ने, इसलिए विकल्प 3 सही है। अब हम लोग समझ लेते हैं, अगर सुभाष चंद्र बोस के बारे में समझना है तो प्रारंभ से समझते हैं और INA की स्थापना समझते हैं,
अस्थायी सरकार को समझते हैं। एक बार जो है रैपिड रिवीजन कर लेते हैं, ताकि अगर सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ पूछा जाता है तो हम लोग सही जरूर कर लेंगे। आइए, सुभाष चंद्र बोस 2 जुलाई 1943 ईस्वी को सिंगापुर पहुंचे। 5 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी और स्वयं मुख्य परामर्शदाता बन गए। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया, INA, जिसको आप लोग कहते हैं आजाद हिंद फौज, समझ रहे हैं, का गठन किया, जिसमें भारतीय सेना के उन सैनिकों को भर्ती कर लिया गया जो सिंगापुर तथा मलेशिया से अंग्रेजों के भागने के कारण जापान द्वारा युद्धबंदी बना लिए गए थे। INA गठन हो गया। फिर 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की। प्रश्न बनता है, सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी सरकार कहां बनाई थी? उत्तर है सिंगापुर। वह स्वयं इस सरकार के प्रधानमंत्री तथा मुख्य सेनापति बन गए तथा अपने शपथ ग्रहण में कहा, मैं सुभाष चंद्र बोस ईश्वर की पवित्र सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं भारत तथा उसके 38 करोड़, उस समय आबादी कितनी थी? 38 करोड़ वासियों के लिए अपनी अंतिम श्वास तक युद्ध करता रहूंगा। और दिल्ली चलो, दिल्ली के लाल किले की ओर कूच करो, यह एक नया युद्ध नारा बन गया। उन्होंने कहा दिल्ली चलो, दिल्ली के लाल किले की ओर कूच करो, क्योंकि हमारी स्वतंत्रता की देवी हमको पुकार रही हैं। ये बात उन्होंने सिंगापुर से कही थी। सैनिकों का आह्वान करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा, बहुत त्याग किया है किंतु अभी प्राणों की आहुति देना शेष है। त्याग तो बहुत किया है लेकिन प्राण नहीं दिए हैं। आज़ादी को आज अपने शीश फल चढ़ा देने वाले पागल पुजारी की आवश्यकता है, जो अपना सिर काट कर स्वाधीनता की देवी को भेंट चढ़ा सके। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यही था ना प्रश्न, समझ में आ गया सबको? चलिए, इस सरकार ने 23 अक्टूबर 1943 में मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। जापान ने 8 नवंबर 1943 को अंडमान और निकोबार द्वीप नेताजी की इस अस्थायी सरकार को सौंप दिया। नेताजी स्वयं इन द्वीपों पर गए और अंडमान का नाम रखा शहीद द्वीप, निकोबार का नाम रखा स्वराज द्वीप। समझ रहे हैं? वहां गए, इनका नाम शहीद और स्वराज द्वीप रखा। ये भी प्रश्न बनेगा ना, शहीद द्वीप किसका नाम रखा था, स्वराज द्वीप किसका नाम रखा था? 4 फरवरी 1944 को आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों पर आक्रमण किया और कोहिमा, पलेल, दित्तिम इत्यादि भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त कराया। अब देखिए 6 जुलाई 1944 बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ सुभाष चंद्र बोस ने रंगून में आजाद हिंद रेडियो से महात्मा गांधी के नाम एक विशेष प्रसारण में कहा कि भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो गया है राष्ट्रपिता। भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो गया है राष्ट्रपिता। इस शब्द पर जोर ध्यान दीजिएगा। भारत के मुक्त के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामना चाहते हैं। इस प्रकार बोस द्वारा पहली बार गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया गया। सुभाष चंद्र बोस द्वारा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता से शब्द से संबोधन एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उसके पहले जब 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था अध्यक्ष पद में, जब सुभाष चंद्र बोस जीते थे और पट्टाभ सीतारामैया हारे थे, तो गांधी जी ने कहा था पट्टाभ सीतारामैया की हार मेरी हार है। बाद में कार्यकारिणी के मुद्दे पर जो है उनको इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद इधर आए हैं, उसके बाद भी वो गांधी जी से आशीर्वाद चाहते हैं। 22 सितंबर 1944 को बोस ने शहीदी दिवस मनाया। आज़ाद हिंद फौज की सेना असम में कोहिमा तक पहुंच गई।
क्योंकि कोहिमा के स्थान पर तिरंगा झंडा गाड़ दिया गया। शहीदी दिवस के अवसर पर उन्होंने सिपाहियों को संबोधित करते हुए कहा, हमारी मातृभूमि स्वतंत्रता की खोज में है, तुम मुझे अपना खून दो, मैं तुम्हें अपनी स्वतंत्रता देता हूं, यह स्वतंत्रता की देवी की मांग है। मई 1945 में ब्रिटिश सेना द्वारा रंगून पर पुनः अधिकार कर लिए जाने के बाद आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों को जापानी सेना के साथ आत्मसमर्पण करना पड़ा। फिर 13 अगस्त 1945 के बोस सिंगापुर पहुंचे, रंगून से सिंगापुर पहुंचे। 18 अगस्त 45 को बोस और हबीबुर रहमान टोक्यो जाने के लिए फारमोसा हवाई अड्डे से विमान पर रवाना हुए। विमान उड़ते ही आग लग जाने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस का पता नहीं चला, आज भी रहस्य बना हुआ है, समझ गए। इसके बाद आज़ाद हिंद के सिपाहियों पर दिल्ली के लाल किला पर केस चलाया जाता है, जिसको लाल किला मुकदमे के नाम से जाना जाता है। उसकी चर्चा हम किसी और प्रश्न में करेंगे। आगे चलते हैं। प्रश्न 12 है, भारत में प्रथम गवर्नर जनरल थे? सरोजिनी नायडू, नंबर 2 राजेंद्र प्रसाद, नंबर 3 राधा कृष्णन, नंबर 4 सी राजगोपालाचारी। तो विकल्प से लग रहा है कि स्वतंत्र भारत के बारे में पूछा जा रहा है ना, तो स्वतंत्र भारत में पहले थे सी राजगोपालाचारी, इसलिए विकल्प 4 सही है। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, जिन्होंने माउंटबेटन के त्याग पत्र देने के पश्चात 1948 से 1950 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। अब हम लोग समझते हैं कंपनी का अधीन, अंग्रेज शासन का अधीन गवर्नर जनरल प्रथम कौन था, वायसराय प्रथम कौन था, बंगाल का कौन था, इसको देख लेते हैं जल्दी से। बंगाल के प्रथम गवर्नर थे क्लाइव। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार वारेन हेस्टिंग्स थे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग थे, 1933 के चार्टर एक्ट के अधीन। भारत का प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 13 है, फॉरवर्ड ब्लॉक दल के संस्थापक थे? सरदार भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद। देखिए अभी त्रिपुरी अधिवेशन की बात हो रही थी ना, उसके बाद उन्होंने जो है सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, समझ रहे हैं। इसलिए इसमें विकल्प 3 सुभाष चंद्र बोस सही है। हम लोग 39 के बाद में जो प्रकरण हुआ था उसको सुभाष चंद्र के बारे में पढ़ लिया और समझ लिया। अब हम लोग ना ये करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में शुरू से जान लेते हैं, ताकि सुभाष चंद्र बोस से संबंधित जो भी प्रश्न आए तुरंत फट से हम लोग मारें और सही कर लें। चलिए, सुभाष चंद्र बोस नेताजी के नाम से विख्यात थे, पता है। इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक में। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि ली, बाद में इंग्लैंड चले गए। 1920 में आईसीएस परीक्षा में चौथा स्थान हासिल किया, लेकिन बाद में त्याग पत्र दे दिया, बोले उस सेवा नहीं कर पाएंगे। 1921 में स्वदेश लौटने पर वो सीआर दास और गांधी जी की प्रेरणा से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित हो गए। सीआर दास ही उनके राजनीतिक गुरु हैं। अगर पूछे सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन है, हमको उत्तर में सीआर दास लगा देना है बिना कुछ सोचे। बोस को पहली बार दिसंबर 1921 में 6 माह की सजा हुई। इसके बाद 11 बार कारावास में गए। 1923 में कलकत्ता के मेयर चुने गए। विधान परिषदों का चुनाव हो रहा था ना, स्वराज दल का गठन होता है, तो वहां की बात है। 25 अक्टूबर 1924 को उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और उनको मांडले की जेल में भेज दिया गया, जहां 1927 में रिहा किए गए। 1927 में ही बोस ने धारा सभा असेंबली का चुनाव लड़ा और इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया। पूछा है भी, इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? 1927 में सुभाष चंद्र बोस ने। 1928 में एक रिपोर्ट आई थी बहुत फेमस, कौन सी थी? नेहरू रिपोर्ट, जिसे मोतीलाल नेहरू ने तैयार किया था, के संबंध में बैठक में उसकी औपनिवेशिक स्वराज संबंधी प्रस्ताव का विरोध किया था। 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा कहाँ है? गुजरात में है ना, इस अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। उसके बाद फिर 1939 में
गांधी जी के विरोध के बाद भी त्रिपुरी अधिवेशन हुआ। त्रिपुरी कहाँ है? त्रिपुरी है मध्य प्रदेश में। किस जिले में है? जबलपुर में। ठीक है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। अध्यक्ष पद निर्वाचित हुए। अब यहाँ पर हुआ क्या था कि चुनाव हुआ था। अभी चर्चा हुई थी ना पट्टाभी सीताराम मैया और इनकी। बाद में फिर सुभाष चंद्र बोस ने कार्यकारिणी का गठन प्रारंभ किया, तो गांधी जी ने उसमें सहयोग नहीं किया। ये देखिए लिखा है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के बहुसंख्यक सदस्य जो महात्मा गांधी के कट्टर अनुयायी थे, निरंतर विरोध के फलस्वरूप अप्रैल 1939 को अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया और कहा गांधी जी आप कांग्रेस चलाइए। कल कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद 1939 में बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, जिसका उद्देश्य साम्राज्यवाद विरोधी तथा प्रगतिशील तत्वों को सरकार के विरुद्ध एकत्र कर भारत को स्वतंत्र कराना। प्रगतिशील तत्व साम्राज्य विरोधी तत्वों को एकत्र करके फॉरवर्ड ब्लॉक के माध्यम से स्वतंत्र कराना था। समझ गए? आगे चले। बोस जुलाई 1940 में भारत सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार करके कलकत्ता में इनको बंद कर दिया गया, लेकिन बोस के भूख हड़ताल करने पर 5 दिसंबर 1940 को उन्हीं के घर में नज़रबंद किया गया। जब घर में नज़रबंद कर दिया गया तो 18 जनवरी 1941 को बोस अपने घर में एक पठान, क्या नाम था, जियाउद्दीन के बेस में फरार हो गए। भागने के क्रम में बोस सर्वप्रथम कार द्वारा गोमा गए, वहाँ से फ्रंटियर मेल माने रेलवे द्वारा पेशावर पहुँचे। फिर वहाँ पर तत्पश्चात भगत राम तलवार की सहायता से वो कहाँ चले गए? काबुल में। और काबुल में उन्होंने एक जाली पासपोर्ट बनवाया, किसके नाम से? ऑरलैंडो मैजोंटा। प्रश्न बना है, परीक्षा में पूछा है। काबुल में उन्होंने ऑरलैंडो मोजेंटा नामक एक इटालियन जाली पासपोर्ट की व्यवस्था की और हवाई जहाज से सोवियत संघ की राजधानी मॉस्को चले गए। समझ गए? मॉस्को में 28 मार्च 1941 को बर्लिन पहुंच गए। बर्लिन में इनका स्वागत हिटलर के प्रमुख सहायक कौन थे? रिबेनट्रॉप ने किया। यहीं पर बोस को हिटलर ने नेताजी की उपाधि दी, जैसे मुसोलिनी को इल्ड्यूस, हिटलर को डे फ्यूरर, फ्रैंको को एल कैडिल्लो की उपाधि दी। इन सब का मतलब होता है नेता। तो सुभाष चंद्र बोस को कहा गया। बर्लिन में हिटलर ने बोस को बर्लिन रेडियो से ब्रिटिश विरोधी प्रचार करने तथा जर्मनी में भारतीय बंदियों से एक आज़ाद हिंद फौज स्थापित करने की आज्ञा दी। यहीं पर उन्होंने आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना की तथा जनवरी 1942 तक बोस ने 2 सैनिक दस्ते भी तैयार कर लिए। नेताजी ने इसके बाद रोम और पेरिस में भी फ्री इंडिया सेंटर, कहाँ पर? रोम और पेरिस में स्थापित किए। इसके बाद की कथा इसके पहले के क्वेश्चन में ना, रंगून पहुंचते हैं, सिंगापुर पहुंचते हैं, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करते हैं। आइए हम लोग अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या है 14। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? सन 1781 ईस्वी में, सन 1782 ईस्वी में, सन 1784 ईस्वी में, सन 1786 ईस्वी में। बताइए। अंग्रेजों द्वारा भारत पर और अधिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया, इसलिए विकल्प 3 देखिए, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। आइए इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें समझते हैं। इस एक्ट से पहले फॉक्स ने इंडिया बिल प्रस्तुत किया। यह बिल हाउस ऑफ कॉमन्स में तो पारित हो गया, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पारित नहीं हो सका। फलस्वरूप लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स की मिलीजुली सरकार गिर गई और यह पहला अवसर था जब किसी भारतीय मामले में ब्रिटेन की सरकार गिरी हो। इसके पहले, इसके बाद ऐसा कोई मौका नहीं आया। ब्रिटिश संसद ने कंपनी के ऊपर अपने प्रभाव को और मजबूत करने के उद्देश्य से 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया। इस एक्ट के माध्यम से किया क्या, आप समझिए। कंपनी के 2 काम थे, एक व्यापार करना, दूसरा प्रशासन करना ना।
तो इस एक्ट के मामले से व्यापारिक और राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग कर दिया गया। कौन कौन से? व्यापारिक और राजनीतिक, दोनों तरह के क्रियाकलाप अलग कर दिए गए। अब व्यापारिक किसको दिया गया? कंपनी के व्यापारिक क्रियाकलापों को कंपनी के निदेशकों के हाथों में यथावत रहने दिया गया। कंपनी के निदेशक जो डायरेक्टर थे उनके हाथ में रह गया। और राजनीतिक क्रियाकलाप मतलब सैनिक, असैनिक, राजस्व संबंधी के नियंत्रण और पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैंड में कहाँ पर एक 6 सदस्यीय, कितने सदस्य? 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, समझ गए? नियंत्रक मंडल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसलिए बहुत जगह आपने देखा होगा बीओसी लिखा रहता है ना, की स्थापना की। निदेशक मंडल की अनुमति के बिना गवर्नर जनरल को किसी भी देशी नरेश के साथ संघर्ष आरंभ करने अथवा सहायता का आश्वासन देने का अधिकार न था। इन सदस्यों की नियुक्ति और पदच्युत का अधिकार सम्राट को सौंपा। समझ गए? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेगी? गवर्नर जनरल बोर्ड ऑफ कंट्रोल से अनुमति लेंगे। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है? सम्राट से जुड़ा हुआ है। अब 6 सदस्य जो थे उनको समझिए कौन कौन थे। 6 सदस्यों में एक थे चांसलर ऑफ एक्सचेकर, एक राज्य सचिव, 4 व्यक्ति प्रिवी काउंसिल के सदस्य होते थे। इस प्रकार अब भारतीय उपनिवेश के 2 शासक थे। प्रथम कंपनी का निदेशक बोर्ड जो व्यापारिक काम देखता था, दूसरा नियंत्रक मंडल के माध्यम से सम्राट जो राजनीतिक, सैनिक, असैनिक मामले देखते थे। यह स्थिति 1858 तक बनी रही। जब 1857 का विद्रोह हुआ उसके बाद एक्ट फॉर बेटर गवर्नेंस इन इंडिया लाया गया, तब जाके स्थिति खत्म हुई। गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या पहले 4 होती थी, उससे कम करके 3 कर दी गई। इस परिषद को भारत में प्रशासन, सैन्य शक्ति, युद्ध, संधि, राजस्व, देशी रियासतों आदि के अधीक्षण की शक्ति प्रदान की गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल यहाँ पर जो काम करेगा किसके माध्यम से करेगा? गवर्नर जनरल के माध्यम से करेगा। प्रांतीय परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से 3 कर दी गई। इन्हीं सदस्यों को सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार इस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया। केंद्रीय शासन का अनुपालन न होने पर गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार इस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया। भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों के अवैध कार्यों पर मुकदमा चलाने हेतु इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को देशी राजाओं से युद्ध तथा संधि करने से पूर्व कंपनी के डायरेक्टरों से स्वीकृति लेना अनिवार्य कर दिया गया। अब इसमें जो प्रावधान है उससे आपको समझ में आ रहा होगा कि अंग्रेजी संसद ने, ब्रिटिश संसद ने कैसे अपने नियंत्रण को बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से बढ़ाया। आगे चले। क्वेश्चन नंबर है 15। भारतीय संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का स्थापना वर्ष है 1946 ईस्वी, 1947 ईस्वी, 1948 ईस्वी, 1949 ईस्वी। अभी हम लोग पढ़ रहे थे कैबिनेट मिशन आया, कैबिनेट मिशन में संविधान सभा की बात की गई थी। तो कब की गई थी? 1946 में, इसलिए विकल्प 1 सही है। आइए देख लेते हैं उसकी स्थापना, उसमें सदस्य कांग्रेस के, देशी रियासतों के, मुस्लिम लीग को जल्दी से समझ लेते हैं। 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ, जिसके सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होना तय किया गया और 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुने जाने का प्रावधान किया गया। एक बार परीक्षा में पूछा गया, जब संविधान सभा का गठन हुआ, चुनाव हुआ, तो कितनी जनसंख्या को आधार बनाया गया? तो 10 लाख की जनसंख्या को बनाया गया। इस योजना के तहत संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 प्रस्तावित की गई। कितनी? 389, 389। 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से, 93 सदस्य देशी रियासतों से, 4 सदस्य चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों से, 292, 93 और 4
अब हुआ क्या, संविधान सभा का चुनाव हुआ। कब हुआ? जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए, जिसमें देशी रियासतों के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया। फलतः ब्रिटिश प्रांतों के अंतर्गत आने वाले 296 सीटों, 292 ब्रिटिश प्रांत, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के लिए चुनाव हुआ, जिसमें ये देखिए देशी रियासतें 93 थी ने भाग नहीं ली, तो बचे कौन? ब्रिटिश प्रांत बचे और चीफ कमिश्नर बने, उन लोगों ने भाग लिया, जिसमें कांग्रेस ने 208 सीटें जीती। 78 मुस्लिम सीटों में से 73 मुस्लिम लीग ने जीती। प्रांतों के 296 सदस्यों में से 2 से 13 सामान्य, 79 मुसलमान, 4 सिख प्रतिनिधि थे। फिर जुलाई 1946 में संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। फलस्वरूप 3 जून 1947 के विभाजन योजना के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ। पुनर्गठित संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 324 निश्चित की गई, परंतु 31 दिसंबर 1947 तक सदस्यों की संख्या 299 ही रही। संविधान सभा का प्रथम बैठक यह है। प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 9 जुलाई 1946 प्रातः 11 बजे, और इसमें अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। ये प्रश्न पूछा गया परीक्षाओं में कई बार। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। जो 9 दिसंबर को हुआ था अधिवेशन, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। फिर 11 को हुआ तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया। ये प्रश्न परीक्षाओं में बन चुके हैं। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर है 16। सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी की प्रथम चिनगारी भड़की थी। नंबर 1 मेरठ में, नंबर 2 झांसी में, नंबर 3 कानपुर में, नंबर 4 ग्वालियर में। यहाँ देखिए बैरकपुर की बात नहीं कर रहा है। ये सब स्थान कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के हैं ना। ये मध्य प्रदेश में है ग्वालियर। झांसी भी उत्तर प्रदेश में है। तो इसमें देखिए जो चिनगारी भड़की थी उत्तर प्रदेश में, वो मेरठ थी। समझ रहे हैं? तो इसलिए पहला विकल्प सही होगा, लेकिन हम इसको शुरुआत बैरकपुर से करते हैं ताकि हमको 29 मार्च 1857 मंगल पांडे के संबंध में जो प्रश्न बनते हैं उसका भी रिवीजन हो जाए। आइए, 29 मार्च 1857 को 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर मुर्शिदाबाद के समीप मंगल पांडे ने अपने साथियों का विद्रोह के लिए आह्वान किया। उसने एजुटेंट लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी और मेजर सार्जेंट ह्यूरसन को गोली मार दी। समझिए, इसमें एक प्रश्न बनता है, किसको गोली मारी, किसकी हत्या की? एजुटेंट लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी और सार्जेंट ह्यूरसन को गोली मारी थी, जो मरा नहीं था। एक कब की? 29 मार्च 1857 की। अगला प्रश्न ये बनता है, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई है? उत्ती थी, आपको याद रहे 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटका दिया गया मंगल पांडे को। फिर 24 अप्रैल 1857 ईस्वी को मेरठ में, यही तो है ना, तैनात देसी घुड़सवार सेना के 99 सिपाहियों ने चर्बी लगे कारतूसों को इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया, क्योंकि ब्राउन बेस के स्थान पर एक नई इनफील्ड राइफल का इस्तेमाल किया गया और उसमें जो है कारतूस पर गाय और सूअर की चर्बी लगती थी, जिसको सिपाहियों को मुंह से खींचना पड़ता था। इसके विरोध में फिर 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में तैनात पूरी भारतीय सेना ने विद्रोह कर दिया और अपने अधिकारियों पर गोली चलाई। अपने साथियों को मुक्त कराकर दिल्ली की ओर कूच कर गए। बिपिन चंद्र की किताब पढ़िए। 10 मई का सवेरा अभी उतरा ही नहीं था, तभी मेरठ से आने वाले सिपाहियों ने दिल्ली में प्रवेश किया। इस तरह से वर्णन है। आइए कानपुर में देखिए कब हुआ था? 5 जून 1857 का विद्रोह। झांसी में 5 जून को लक्ष्मीबाई हुआ था, ने किया था। कानपुर में नाना साहब ने किया था। इसी समय ग्वालियर की छावनी में भी विद्रोह हुआ था। आगे चलते हैं। प्रश्न है 17, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने समाप्त किया था? ना, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में जो देसी भाषा में समाचार पत्र निकलते हैं उन पर प्रतिबंध लगाया गया था, उसके लिए एक्ट आया था। उस एक्ट को समाप्त किसने किया था? भारत में
प्रेस का मुक्तिदाता ना। भारत में सबसे प्रशंसनीय वायसराय लॉर्ड रिपन ने किया था। इसलिए देखिए विकल्प लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड बेलेजली ने, लॉर्ड रिपन ने, इसलिए चौथा लॉर्ड रिपन इसमें सही है। अब इस सही को समझने से पहले समझना है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया किसने था, उसमें क्या प्रावधान था, उसका कैसे विरोध हुआ, आइए समझते हैं। लिटन ने 1878 में, ये देखो लिटन कब 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया। इस अधिनियम में व्यवस्था की गई थी मजिस्ट्रेट भारतीय समाचार पत्रों के संपादकों से या तो बांड लिखवा लें कि वह आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित नहीं करेंगे या छपने से पूर्व निरीक्षण के लिए प्रस्तुत प्रमाण पेश करें। मजिस्ट्रेट का निर्णय अंतिम होगा, उसके बाद अपील करने का कोई अधिकार नहीं होगा। क्या कर रहे हैं, भारतीय समाचार पत्रों के संपादकों, अंग्रेजी समाचार पत्रों की बात नहीं हो रही है, भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों ने इस एक्ट का विरोध किया, परंतु पायनियर ने इसका पूर्ण समर्थन किया। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला गैंगिंग एक्ट कहा गया। सूर्यनाथ बनर्जी ने क्या कहा, आकाश से होने वाला वज्रपात, बोल्ट फ्रॉम ब्लू, कहा ये तो वज्रपात हो गया भाई। हम लोग अभी स्वतंत्रता की बात शुरू कर रहे हैं, आज़ादी की बात, अभिव्यक्ति की बात शुरू कर रहे हैं और ये एक्ट ला दिया गया। इस अधिनियम का सबसे घिनौना पक्ष यह था कि इसके द्वारा देसी भाषा तथा अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों में भेदभाव किया गया था तथा इसमें अपराधी को अपील करने का अधिकार नहीं था। यही दो बातें मुख्य थी ना, विभेद, दूसरा मजिस्ट्रेट का निर्णय अंतिम था, उस पर अपील हो ही नहीं सकती थी। इस अधिनियम के अधीन सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचर तथा अनेक समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए। भारतीय राष्ट्रवादियों ने इस कानून का जमकर विरोध किया। इस मुद्दे को लेकर कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल सार्वजनिक सभा हुई। किसी सार्वजनिक मुद्दे को लेकर यह पहला बड़ा विरोध प्रदर्शन था। समझ रहे हैं, इस कानून से बचने के लिए अंग्रेजी और बंगला में निकलती थी मोतीलाल घोष की अमृत बाजार पत्रिका, मुख्य रूप से इसको टारगेट किया गया था और इसने क्या किया, रातों रात संस्करण में बदल गया। इससे नौकरशाही भौचक्का रह गई। जिसके लिए हमने एक कानून लाया, उसने अपना वर्नाकुलर वाला मामला ही खत्म कर लिया। समझ रहे हैं, यह अधिनियम अपने उद्देश्य में सफल रहा और भारतीय समाचार पत्रों की भाषा तथा प्रवृत्ति दोनों बहुत हल्की हो गई। अब प्रायः उन समाचार पत्रों में अंग्रेजी भाषा के पत्रों से लेख उधार लिए जाते थे। अब इन लोगों ने भी एक और तरीका निकाला कि जहाँ जहाँ स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे वहाँ अंग्रेजी भाषा में जो छपता था इस्टेब्लिशमेंट के विरोध में, उसको छाप देते थे। जब सत्ता कार्रवाई करती थी तो कहते थे तो मेरा मौलिक है ही नहीं, यहाँ से लिए हैं, वो दिखा देते थे। नए भारत सचिव लॉर्ड क्रेनबुक ने इस अधिनियम के पूर्व प्रत्यक्षण प्री सेंसरशिप की धारा का विरोध किया। उनके अनुसार सभी प्रत्यक्षक भारतीय रखने पड़ेंगे और समाचार पत्रों के एक प्रकार से पुनः संपादित करना पड़ेगा। अतः सितंबर 1878 में प्री सेंसरशिप की धारा हटा दी गई। जो क्रेनबुक ने जब विरोध किया था तो केवल प्री सेंसरशिप की धारा हटी थी। फिर लॉर्ड नॉर्थ ने 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया और भारतीय समाचार पत्रों को अंग्रेजी समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दे दी। इसीलिए मुक्तिदाता के रूप में रिपन को याद किया जाता है। समझ, प्रश्न संख्या कितना है, 18 पर चलते हैं। सूची फर्स्ट में दी गई पुस्तकों को सूची सेकंड में दिए गए उनके लेखकों के नाम से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूटों में से उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। गुलशन इब्राहिमी, तारीख फिरोज शाही, मुंतखब तवारीख, अकबरनामा। गुलशन इब्राहिमी देख रहे हैं ना, इसी को तारीख फरिश्ता कहते हैं। इसके राइटर तो कौन थे, मोहम्मद कलीम फरिश्ता, इसलिए यहाँ पर चौथा सही है। तारीख फिरोज शाही पता है आपको, जियाउद्दीन बरनी की है, इसलिए इसमें तीसरा सही है। मुंतखब तवारीख अब्दुल कादिर बदायूनी की पुस्तक है ना,
इसमें कौन सा विकल्प है? सेकंड वाला सही है। और अकबरनामा या आईने अकबरी किसकी? अबुल फजल की है, इसलिए इसमें फर्स्ट वाला सही है। तो फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट, फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट, फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट विकल्प नंबर 2 में है ना, इसलिए विकल्प नंबर 2 सही है। आइए थोड़ा सा और समझते हैं। गुलशन इब्राहिमी को तारीख ए फरिश्ता भी कहते हैं। इसकी रचना मोहम्मद कलीम फरिश्ता ने की। किसके कहने पे की, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो 1593 में बीजापुर के सुल्तान थे इब्राहिम शाह द्वितीय द्वारा दक्कन के राजवंशों का इतिहास लिखने का, दक्कन के जो राजवंश है उनका भी इतिहास लिखने का अनुरोध किया फरिश्ता से। तब फरिश्ता ने जाकर के गुलशन इब्राहिमी या तारीख फरिश्ता लिखा। अब्दुल कादिर बदायूनी के बारे में फेमस है, अकबर का बहुत बड़ा विरोधी था। इनकी किताब जो क्या है, मुंतखब तवारीख, इसको हिंदुस्तान का आम इतिहास कहते हैं, जो मोहम्मद गजनवी के समय से प्रारंभ होकर अकबर के शासन के 40वें वर्ष पर जाकर समाप्त होता है। समझ रहे हैं? आगे बढ़े, चलिए। क्वेश्चन है 19, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूटों में से उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। भारत में पुर्तगाली व्यापार, भारत में पुर्तगाली व्यापार तो 1498 में शुरू हो जाता है, लेकिन जो उनकी फैक्ट्री है कोचीन में, पहली बार स्थापित 1503 में अल्बुकर्क उस समय आया था। वो गवर्नर जनरल या वायसराय नहीं था, एक सैनिक के रूप में आया था, उसने स्थापना करवाई थी। इसलिए भारत में पुर्तगाली व्यापार की शुरुआत हम लोग 1503 से मानते हैं विकल्प के हिसाब से। ठीक। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1599 में वहाँ के जनरल सोसाइटी के नाम से स्थापित हुई ना। 1601 में महारानी ने उनको अनुमति दी। इसमें देखिए 1600 है विकल्प में, इसलिए विकल्प नंबर 3 सही है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे लास्ट में आई थी, कब आई थी? 1664 में, देखिए चौथा विकल्प है। उसके बाद है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इस पर एक बार प्रश्न पूछा भी गया है कि 1602 में कौन सी कंपनी स्थापित हुई, ये सेकंड है। इस तरह से आप देखिए फर्स्ट थर्ड फोर्थ सेकंड, फर्स्ट थर्ड फोर्थ सेकंड, फर्स्ट थर्ड फोर्थ सेकंड विकल्प नंबर 1 में है, इसलिए विकल्प नंबर 1 सही है। कोई दिक्कत, कोई समस्या कमेंट मार्क से करके बताइए, उसको तुरंत सॉल्व किया जाएगा। क्योंकि हम लोग गैमेट स्टडी सेंटर जो चला रहे हैं ना, गैमेट का मतलब होता है गाइड एंड मोटिवेट एवरी टाइम, हर समय तैयार हैं। चलें आगे बढ़ें। प्रश्न है 20, स्टोरियो दी मोगोर ग्रंथ का रचयिता निकोलास मनुची मूल निवासी था। नंबर 1 मोरक्को का, नंबर 2 लिस्बन का, नंबर 3 रोम का, नंबर 4 वेनिस का। और ये 14 वर्ष की उम्र में आया था भाग करके घर से। समझ रहे हैं? मनुची, और जो सामूगढ़ उत्तराधिकार के युद्ध में भी सम्मिलित रहा, शिवाजी से पुरंदर की संधि के समय जयसिंह के साथ में रहा। समझ रहे हैं? वो था वेनिस इटली का, इसलिए विकल्प 4 सही है। आइए देख लेते हैं। निकोलाओ मनुची वेनिस इटली का मूल निवासी था। 14 वर्ष की आयु में वेनिस से भागकर एशिया माइनर और फारस से होते हुए जहाज के होल्ड में छिपकर भारत आया था। चोरी से आया था जहाज में छिप करके। समझ रहे हैं? मनुची दारा सिकोह की सेना में तोपची था। पूछे कौन? तोपची और चिकित्सक दोनों था। सामूगढ़ के युद्ध में वह सम्मिलित था। शहजादों के बीच होने वाला उत्तराधिकार युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी कौन सा विदेशी यात्री था? मनुची। उसके बाद वह जयसिंह की सेवा में चला गया। 1665 में पुरंदर की संधि के समय उपस्थित था। संधि के बाद शिवाजी ने मनुची को मराठा सेना में सम्मिलित होने का प्रस्ताव दिया, जिसे उसने अस्वीकार कर दिया। अब वहाँ से गोवा चला गया, जहाँ उसने पुर्तगालियों के दूत के रूप में कार्य किया। पुर्तगालियों ने उसे संत जांगों के पुर्तगाली संगठन का शूरवीर एवं नाइट की उपाधि दी। घुमक्कड़ प्रवृत्ति का था। कुछ समय बाद मनुची
पुर्तगाली कार्मेलाइट भिक्षु का भेष धारण करके वहाँ से भागकर लाहौर चला गया और वहाँ पर नकली चिकित्सक का पेशा, वहाँ पर गया और चिकित्सक डॉक्टर बनकर काम करना शुरू कर दिया। उसने शाह आलम की पत्नी का उपचार किया। 1678 ईस्वी में जब शाह आलम दक्षिण का सूबेदार बना तो मनुची इस बार दक्षिण आधिकारिक चिकित्सक के रूप में आया कि एक चिकित्सक इनके साथ में दक्षिण भेजा जा रहा था, वो मनुची था। मनुची जो पुस्तक है, क्या नाम है, हिस्टोरियो दो मोगोर, इसको 17वीं शताब्दी का भारत का दर्पण की संज्ञा दी जाती है। अगर प्रश्न पूछे 17वीं शताब्दी का भारत का दर्पण किस पुस्तक को कहा जाता है, हिस्टोरियो दो मोगोर है। किसकी है, निकोलाओ मनुची की है। इस तरह से आज हम लोगों ने जो है वर्ष 2005 में आए हुए प्रश्नों पर पहली क्लास कर ली है। आप लोग जो है क्लास को अच्छे से कर ही रहे हैं, अपना प्रैक्टिस जारी रखिए, अपना रिवीजन जारी रखिए, और आपको कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न है कमेंट सेक्शन में बताइए। हम आपके लिए सदैव तैयार हैं और आप लोगों ने जो है बेहतरीन तरीके से सहयोग दिया, साथ रहें। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।